क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं टैक्स सेविंग की, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं। और क्योंकि आपके पास अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं, 31 मार्च के बस हम नज़दीकी खड़े हो गए हैं, तो अब आपको किस तरह से अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अभी आपके पास वक्त नहीं बचा है। कहाँ कहाँ ये सब कुछ किया जा सकता है, आपको हम बताते हैं। कौन कौन से निवेश विकल्पों की हम बात करने वाले हैं, तो ATC के तहत अगर हम देखें तो PPF, EPF, ELSS, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट पर जो आपको फ़ायदे मिलते हैं, इनकी बात कर सकते हैं। और उसके बाद ATD पर भी हम जाएंगे, लेकिन एक एक करके अगर हम समझें तो PPF में हम सब जानते हैं कि आपको 15 साल तक के लिए पैसे लगाने होते हैं, लॉक इन होता है। ATC के तहत जो है आप 1.5 लाख का फ़ायदा यहाँ पर आप ले सकते हैं। मौजूदा दर जो है वो 7.1% आपको मिल रही है। हर तिमाही जो है इसकी जो ब्याज दर है वो रिव्यू की जाती है। NPS की बात करते हैं, ATC और ATCCD के तहत आपको यहाँ फ़ायदा मिलता है। रिटायरमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन निवेश का विकल्प है। ATC में आप 1.5 लाख का फ़ायदा ले सकते हैं। ATCCD में जो है आप अतिरिक्त 50,000 का फ़ायदा ले सकते हैं। कुल मिलाकर 2 लाख का फ़ायदा NPS में निवेश करने पर आपको मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना, मौजूदा ब्याज दर 7.6% है। आपकी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए अगर आप अपने पैसे जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन विकल्प है। और 2 बेटियों के लिए ही आप SSY खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं, और दोनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है निवेश करने पर। ELSS आपने समझा, यहाँ पर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, 3 साल का लॉक इन है। अलग अलग AMCs की अलग अलग टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जिसके तहत आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। SIP के ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं, लमसम भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि अभी क्योंकि 31 मार्च काफ़ी नज़दीक है, तो आपके पास अगर आपको किस्त देनी भी है तो वो काफ़ी बड़ी किस्त होगी, या तो फिर आप लमसम भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SIP के ज़रिए निवेश कर रहे हैं तो याद रखिएगा, 3 साल के बाद अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपकी हर SIP यानी SIP की हर किस्त को जो है 3 साल आपको कंप्लीट करने देना होगा। ELSS की हमने बात कर ली है। इसके बाद ATD के हम ऑप्शंस पे आते हैं, जहां पर इंश्योरेंस में निवेश करने का आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी छूट मिलती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए निवेश का आप उनका प्रीमियम भर रहे हैं तो आपको प्रीमियम पर छूट मिल रही है। साथ ही आप भी कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल छूट भी मिल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ATD में मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा ATC में। तो ये है वो कुल मिलाकर टैक्स सेविंग के फ़ायदे, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनका फ़ायदा आपको उठा लेना चाहिए। और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, खासतौर से तब जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम यानी रेगुलर टैक्स रेजिम में हैं। हालांकि अगर आप एक नए टैक्स रेजिम में ऑलरेडी शिफ्टेड हैं तो फिर आपको इनमें से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं अब कि 31 मार्च से पहले ज़रूरी होमवर्क जो है आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से होने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से पहले क्या क्या आपको काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आधार को और पैन को लिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, और ये होने पर ITR आप नहीं भर सकेंगे, ना ही आप बैंक में खाता खोल सकेंगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है, वो ये है कि 12th BB यहाँ पर आपको जमा करना होगा। अगर आपने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ये बदलाव जो है 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। वैसे तो अगर आपने ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है अगले फाइनेंशियल ईयर में जिसका सालाना प्रीमियम जो है 5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपके प्रोसीड्स पर जो है आपको टैक्स लगेगा। ये 1 अप्रैल से बहुत बड़ा बदलाव जो आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताएं एडवांस टैक्स 31 मार्च तक आपको चुकाना ज़रूरी होगा, और ये फ़िलहाल आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव। और अगर हम आगे बढ़े तो साथ ही हॉलमार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 6 डिजिट हॉलमार्किंग नंबर जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। इससे पहले जो है HUID नंबर ऑप्शनल था, लेकिन अब जो है सोने की बिक्री के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, 1 अप्रैल से कोई भी सेल ऑफ गोल्ड अगर हम देखें तो किसी भी तरह का सोना बिना HUID या हॉलमार्क 6 डिजिट हॉलमार्क के बगैर नहीं बेचा जा सकता। और हाई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उस पर आपको टैक्स देना होगा।
इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो गोल्ड कन्वर्जन पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। ये बजट में आया था, जहाँ पर फिजिकल गोल्ड को अगर आप ई गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी तरह का कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। और इतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि डेट म्यूचुअल फंड जिसमें हाल ही में बदलाव हुए हैं, उसके टैक्सेशन में LTCG प्लस इंडेक्सेशन का जो फ़ायदा आपको अभी मिलता है, जो आपको 31 मार्च तक मिलेगा, वो 1 अप्रैल से आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक के आपका मौका है, आप कर सकते हैं। किसी भी टारगेट मैच्योरिटी फंड जो कि लंबी अवधि का है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 5 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो आप गिल्ड फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेट या PSU बैंकिंग और PSU डेट फंड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आगे बढ़े हम तो जो अहम बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से होने वाले हैं, उसमें डीमैट अकाउंट में अगर आपने नॉमिनेशंस नहीं की है तो वो करने की तारीख है। आपको अपने नॉमिनेशंस डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स में भी करने होंगे, वरना जो है आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट्स में डेबिट जो है वो फ्रीज़ हो सकता है। और इतना ही नहीं, नए टैक्स रिजीम के बारे में तो हमें बात करनी ही पड़ेगी, जो कि 1 अप्रैल से आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा। इसका मतलब ये है साफ तौर से कि अगर आप पुराने टैक्स रेजिम में रहना चाहते हैं तो आपको इसका डायरेक्शन देना होगा, यानी ये चॉइस आपको अपनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नए टैक्स रेजिम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है वो तमाम बदलाव जो कि 1 अप्रैल से आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं और डालने वाले हैं अगर आप इनको फॉलो ना करें। लेकिन चलिए विस्तार से आपकी टैक्स सेविंग रणनीति को हम आगे बढ़ाते हैं। नितिन बैजल, डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय आपका हमारे शो पर होना, क्योंकि तमाम निवेशक जो कि अपनी टैक्स सेविंग रणनीति को लेकर अभी भी काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़्ड हैं, उनकी हम सहायता कर देते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि अब जो नए टैक्स रेजिम में लोग जाना चाहते हैं या जाने का मन है उनका, आखिर के कुछ दिन बचे हैं इससे पहले कि वो इस बात का ऐलान करें कि उन्हें पुरानी टैक्स रेजिम में ही रहना है या नहीं रहना है, किन किन वर्किंग्स की ज़रूरत है उनको? देखिए मैम, नई टैक्स रिजीम जो है वो एक डिफ़ॉल्ट रिजीम बना दी है अगले साल से 23-24 में। और उसको हमारे को अगर ओल्ड रिजीम में रहना है तो हमारे को अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि हम ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं। अगर आप आंकड़े देखें और अगर आप परसेंटेजेस देखें और स्लैब्स देखें, नई रिजीम किसी तरह से बेनिफिशियल रहेगी बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं एटीसी का या फिर एटीडी का, या फिर एचआरए का बेनिफिट लेना चाहते हैं, होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तरह-तरह की चीज़ें हैं एटीसी के अंदर जो आज से इतने सालों तक लोग इन्वेस्ट करे जा रहे थे। वो लोग चाहेंगे कि वो अभी भी उसको इन्वेस्ट करते रहें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अपनी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है कि कौन-सा रेजीम बेनिफिशियल है। जहाँ तक देखा जा रहा है आगे भी अगर आपकी डिडक्शंस 3,75,000 तक हैं या उसके ऊपर हैं, तो आपके लिए अभी भी ओल्ड रेजीम बेनिफिशियल रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और जहाँ पे आपका 3,75,000 से ऊपर का ही बेनिफिट जा रहा है, वहाँ पे अभी भी ओल्ड रेजीम बेनिफिशियल रहेगा। और जो लास्ट आंकड़े देखे गए हैं उसके अंदर हमने पिछले साल देखा था, अब तक सिर्फ 5 से 6 लाख रिटर्न्स न्यू रेजिम में फाइल हुई थी। हाँ, न्यू रेजिम अब पहले से बेहतर है, लोगों के लिए अच्छा है। पर्टिकुलरली जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट का सरचार्ज था, वो हटा दिया गया है। उससे उनको बहुत मेजर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगेन आई विल गो बैक टू द पॉइंट दैट आई मेड कि अगर आप एटीसी, एटीडी, एटीजी, एचआरए बेनिफिट्स, एनी अदर बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अब न्यू रेजिम में अवेलेबल है। आप अभी भी इसीलिए ओल्ड रेजिम में रहना बेहतर समझेंगे और आपको इसलिए अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि अभी भी हम ओल्ड रेजिम में रहना चाह रहे हैं। नितिन, एक और अहम पहलू पर मैं आना चाहती हूँ जिसमें बदलाव बस कुछ ही दिनों पहले हुआ, वो है डेट म्यूचुअल फंड्स का। फिक्स्ड इनकम में कमाई का ये मौका जिस पर टैक्स बचत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा था, इंडेक्सेशन का दरअसल बहुत बड़ा फ़ायदा था, वो अब जो है हट गया है 1 अप्रैल से। हमें ये बताएं कैसे इसका फ़ायदा आप 31 मार्च तक उठा सकते हैं अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में अपनी रणनीति बनानी है निवेश की तो।
मेरे हिसाब से अभी हमारे पास अभी भी 4 दिन पड़े हैं। हमारे को इमीडिएटली इनके अंदर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आगे जो ये पहले इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिल रहे थे, ये सब चले जाएँगे। डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादातर जो थोड़ा कंज़र्वेटिवली जाते हैं, इक्विटी के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते और ऐसा देखा गया है मिडल क्लास इनकम ग्रुप के अंदर, तो ज़्यादातर लोग डेट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। जबकि आपको एफडी के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको जो फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और जिस तरह के आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए इमीडिएटली अपने फंड मैनेजर से आपको बात करके समझ के इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए, जिससे कि वो आप आगे इन्वेस्टेड रहें उसमें। यहाँ के डेट विकल्पों में आप निवेश की सलाह देंगे? वैसे किस तरह से हमें विकल्प का चुनाव कर लेना चाहिए, नितिन? मैम देखिए, विकल्प का तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये डेट म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो हमारे को इसी बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहेंगे और ये जो अब समय है, इसके अंदर अगर हम इमीडिएटली इसको अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो हमारा भी बेनिफिट रहेगा। हाँ, वो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज़ लगेगा उसमें, आगे कैसे होगा, वो अभी चीज़ देखने वाली है, वो समझना पड़ेगा कैसे होगा। चलिए, अब जो अहम बदलाव हैं 1 अप्रैल से जो होने वाले हैं, थोड़ा-सा उस पर फ़ोकस करते हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग पर तो लगभग लोगों को जानकारी अब तक समझ में आ गई है। लेकिन जो बदलाव होने वाले हैं, उसमें से देखिए हमने एक समझा दिया कि डेट म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्सेशन का बदलाव हो जाएगा। उसके बाद नई टैक्स रेजिम में भी अगर आपने जाना है, तो आपने ध्यान रखना है। और क्या-क्या अहम बदलाव है, जिन पर हमें अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से नॉमिनी का चुनाव जो कि आपको अपने डीमैट अकाउंट्स में कर लेना चाहिए, ये एक काफ़ी अहम बहुत ज़रूरी है, ये हमें इमीडिएटली करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम नहीं करते, तो ये आगे से डीलिंक हो जाएँगे, उसमें इश्यूज़ आएँगे। पैन आधार की लिंकिंग बहुत ज़रूरी है, वो हमें इमीडिएटली पैन आधार लिंकिंग करनी चाहिए, बहुत लोगों ने नहीं किया हुआ है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये सवाल कई जगह हमारे क्लाइंट्स में भी आता है, जहाँ पे यह सवाल पूछा गया है कि फॉरेन नेशनल्स को एप्लीकेबल है कि नहीं? तो ये फॉरेन नेशनल्स को एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है लिंकिंग करने की। बट जिनके पास आधार है, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि पैन और आधार दोनों लिंक हो। लेकिन नितिन, अब की बार तो डेडलाइन बढ़ी नहीं है ना, क्योंकि हमने हर वक्त देखा है कि ये एक डेडलाइन आती है, उसके बाद एक्सटेंशन हो जाता है। हाँ जी, अभी तक तो नहीं सुना गया ऐसा कुछ, लेकिन आखिरी दिन हाँ। तक लोग अभी भी वेट करते हैं कि हो सकता है हो जाए ये। तो 30 या 31 तारीख तक लोग अभी भी कोशिश करेंगे वेट करने की और अगर नहीं होता तो उनके लिए मुश्किल है। तो इसलिए सेफर साइड अगर आपने ये चीज़ 6 महीने बाद करनी है, तो इस बेहतर है कि आप आज ही करिए इसे। एक और चीज़ जो काफ़ी अहम है, जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रही है ज़्यादा, वो है आपका फिजिकल गोल्ड अगर आप ई गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये किस तरह के गोल्ड की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि नितिन, होता है ऐसा है कि हमारे देश में क्योंकि लोगों को सोना इतना प्रिय है, तो उनके पास तो पुश्तैनी ज्वेलरी पड़ी हुई है ना? तो अब यहाँ पर अगर हम अपनी फिजिकल ज्वेलरी को, फिजिकल गोल्ड को ईलिंग करना चाहें, ई गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या वो बैकडेटेड कोई फॉर्मेट है जो काउंट होगा, या कैपिटल गेन्स जो भी हो वो आपको नहीं देना पड़ेगा और आसानी से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा? क्या है तरीका? मैम देखिए, इसके ऊपर इतनी अभी खुलासा हुआ नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि किस तरह से आगे करना है। क्योंकि जो पुश्तैनी ज्वेलरी है उसके अंदर लोगों को इसको कन्वर्ट किस तरह करना है और कैसे करना है, उसके जो पूरी स्कीम है वो अभी सरकार ने दी नहीं है। तो जैसे-जैसे आएगा पता लगेगा कैसे करना है इसको। यहाँ पे कुल मिलाकर अहम चीज़ें जो कि 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है, उसकी हमने चर्चा कर ली। नितिन, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस चर्चा को हम समाप्त भी करें उससे पहले अपनी नई टैक्स रेजिम को लेके जो विकल्प है, वो अगर आपने पुरानी टैक्स रेजिम में रहने को लेकर नहीं चुना है, अगर आप उसमें रहना चाहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना 1 अप्रैल से बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैक्स रेजिम हो जाएगा न्यू टैक्स रेजिम। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे शो में।